दोस्तों, पुतिन ने ट्रंप को साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे यूक्रेन पर पूरा कब्जा चाहिए। अगर डोनास्क क्षेत्र दिया जाता है पुतिन को, तो पुतिन जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या वाकई में इस बात की कोई गारंटी है कि पुतिन को अगर डोनास्क दे दिया है तो वो फिर आगे जाकर कोई भी अटैक नहीं करेंगे? भरोसा कैसे कर लें? दूसरी तरफ से बात करें तो पुतिन कैसा भरोसा कर लें कि ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है आज सीज फायर हो रहा है, कल को ऐसा ना हो कि तुम लोग नाटो की सेनाएं लेकर रशिया के ऊपर अटैक कर दो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रिसेंटली आप लोगों को पता है कि अलास्का मीट हुई है। अलास्का के अंदर एक जगह है एंकर, वहां पर एंकरेन, वहां पर यह मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का कोई भी आउटपुट नहीं निकला है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला है। केवल बातचीत हुई 2 घंटों की और उसके अंदर बस ये मान के चलिए कि एक दूसरे को एक इनविटेशन कार्ड उन्होंने दिया है। तो पुतिन डिमांड कर रहे हैं फुल कंट्रोल ऑन डोनास्क एंड लुहांस्क एज कंडीशन फॉर एंडिंग यूक्रेन वॉर को एंड अगर करना चाहते हैं। लेकिन बात एक सवाल ये भी तो है कि आखिरकार इस बात का खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि खुद ट्रंप ने और पुतिन ने ये बात तो नहीं कही है। लेकिन जैसे ही मीटिंग एंड हुई उसके बाद में ट्रंप ने फोन लगाया जेलेंस्की को, यूरोप के अंदर भी फोन लगाया और ये कहा कि पुतिन आए थे और वो कहकर गए हैं कि हमको लुहांस्क और डोनास्क चाहिए, तो क्या करें बताओ। और यही जो रिकॉर्डिंग है, यही जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से लीक होती है और कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि आखिरकार अब तक चला क्या है। एट द अलास्का समिट पुतिन डिमांड्स यूक्रेन विथड्रॉ फ्रॉम डोनास्क एंड लुहांस्क। मतलब पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो डोनास्क है और लुहांस्क है, यहां से यूक्रेन की सेनाएं पीछे हट जाए और पीछे हटने के बाद में हम उस पर पूरा कंट्रोल कर लें और कंट्रोल करने के बाद फिर हम लोग इस वॉर को रोक देंगे। चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है मैप के ऊपर। आप लोग रशिया को यहां पर देख सकते हैं। ये रशिया की टेरिटरी है, ये यूक्रेन की टेरिटरी है। इसमें 4 उनके प्रोविंस हैं। पहला है लुहांस्क, फिर है डोनास्क। इन दोनों पर कब्जा जो है वो पुतिन चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, ये जो है खारसेन, ये जो इलाका है इस पर फुली कंट्रोल ऑलरेडी रशिया ने किया हुआ है। ये जो क्रीमिया है इसके ऊपर 2014 के अंदर ऑलरेडी किसने एनक्रोचमेंट कर लिया था, पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो यूक्रेन ने कर लिया था। अब दक्षिण के अंदर सदर्न ये यूक्रेन है, इसके अंदर खैरसोन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में ज़ैपोरिज़िया, ये जो 2 क्षेत्र हैं इस पर फुली कंट्रोल किसने किया हुआ है? रशिया ने किया हुआ है। अब रशिया कह रहा है कि भाई एक तो ये टेरिटरी और दूसरी टेरिटरी ये हमको कंट्रोल में दे दो, उसके बाद में हम लोग पूरी तरीके से पीछे हट जाएंगे और कोई भी हमारी तरफ से आक्रमण नहीं करेगा। तो 2 शर्तें जो है पुतिन ने रखी हैं। पहली शर्त तो ये है कि डोनास्क जो इलाका है यहां से यूक्रेन पीछे हट जाए और दूसरा, यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल ना किया जाए, क्योंकि अगर नाटो के अंदर शामिल हो गया यूक्रेन तो कल को इन्वेड किया गया यूक्रेन के ऊपर तो नाटो की सेनाएं रशिया के ऊपर अटैक करेंगी। तो रशिया ने, पुतिन ने जो है आगे के लिए रास्ता साफ कर दिया है। पुतिन का इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन है कि आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करेंगे और यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हमारा सपना यूएसएसआर को बनाने का है। यूएसएसआर जो कि 1990s के पहले था, अब उसको वापस से बनाने का सपना है। ये कैसे साबित होता है? जिस समय पुतिन अपने मंत्रियों के साथ में गए थे अलास्का में, वहां पर उन्हीं के एक मंत्री ने यूएसएसआर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि वो बिना यूएसएसआर के यहां पर मानने वाले नहीं हैं। अब अगर हम लोग इस मैप के अंदर देखेंगे तो ये जो आपको डैश वाली लाइनें दिखाई दे रही है, यहां पर पार्शियल किसका कंट्रोल है? रशिया का कंट्रोल है। मतलब जो कीव कैपिटल है यूक्रेन की, उसके नजदीक तक पार्शियली कंट्रोल पहुंच गया है रशिया का। तो रशिया जब चाहे तब कंट्रोल कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, उसके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्रीमिया जो कि 2014 के अंदर एनेक्स कर दिया गया था रशिया के द्वारा, अब वापस कभी लौटाया नहीं गया है। साथ ही के अंदर जिस समय एनेक्स किया गया था क्रीमिया को, उस समय डोनास्क और लुहांस्क इन दोनों को मिलाकर जो है वो डोबांस एक इलाका कहा जाता है। एक्चुअली में 2014 के अंदर यहां पर एक अलग कंट्री जिसको डीपीआर कहा जाता है, डोनास्क पब्लिक रिपब्लिक, एक जो है कंट्री यहां पर एक अनाउंस की गई, जिसको रशिया ही मान्यता देता है, इसके अलावा कोई मान्यता देता नहीं है। तो 2014 के अंदर यह भी यहां पर एक डेवलपमेंट हुआ था। अब बात यह है कि क्या वाकई में यूक्रेन जो है इसके लिए जो है वो एग्री हो पाएगा? तो जेलेंस्की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम लोग अपने एरियाज को छोड़ने वाले नहीं हैं।
अगर पुतिन ये सोचते हैं कि हम लोग दोनों एरियाज को छोड़ देंगे और पुतिन के हवाले कर देंगे, तो हमारी तरफ से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ट्रंप और पुतिन की जो अलास्का समिट हुई थी उसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं कुछ झलकियां जो है आप लोग को दिखा देता हूं। इस समिट के अंदर दोनों के बीच में हैंडशेक हुआ, एक बहुत अच्छा सा वार्म वेलकम जो है वो किया गया। 2.5 घंटे की बातचीत इन दोनों के बीच में हुई, लेकिन उसका कोई भी आउटपुट निकलकर नहीं आया। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि हर चीज वेल मैनेज है, क्योंकि पुतिन यहां पर आ रहे हैं और ये सीढ़ियां इंतजार कर रही हैं पुतिन का कि पुतिन रेड कारपेट से चलते हुए फिर अलास्का के इस मंच पर आकर खड़े होंगे और ये संबोधन देंगे कि हम लोग कहां पर आ चुके हैं, अलास्का के अंदर आ चुके हैं, जो कि पहले जो है रशिया का पार्ट हुआ करता था। पुतिन वहां पर आते हैं और आने के बाद दोनों के बीच में मुलाकात होती है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि हमेशा करते हैं वो हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं और मुलाकात करते हैं। वैसे ही इन्होंने इस बार भी किया और फिर अलास्का के इस मंच पर खड़े होकर दोनों ने यहां पर ग्रीट जो है किया। यहां पर इनडायरेक्टली B2 बॉम्बर जो है उससे भी एक इंफॉर्मेशन साफ तौर पर ट्रंप के द्वारा पुतिन को दे दी गई कि जिस तरीके से हमने ईरान के ऊपर अटैक किया था, वहां पर जो बंकर बस्टर मिसाइल्स थी वो गिराई गई थी। तो ये B2 बॉम्बर को देख लो और B2 बॉम्बर जो है वो कल को रशिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो किसको दे दिया गया, पुतिन को दे दिया गया। तो इसीलिए B2 बॉम्बर जो है उनके स्वागत के अंदर वहां पर आया था। ठीक है, उसके बाद में इनके जितने भी मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो सब आपस में मुलाकात करते हैं और उसके बाद में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल 12 मिनट के लिए होती है। उसके बाद में कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया जाता। जैसे ही पुतिन रवाना होते हैं तो अमेरिका का F-22S जो कि पुतिन को छोड़ने के लिए अलास्का से कहां पर जाता है, मॉस्को के अंदर एस्कॉर्ट करके वहां पर उनको पहुंचा देते हैं। और इसमें दूसरी तस्वीर यह भी थी कि जिस समय अलास्का के अंदर दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे थे, यूक्रेन के लोग वहां पर विरोध कर रहे थे कि बिना ज़ेलेंस्की शुड बी हियर, ज़ेलेंस्की यहां पर होने चाहिए। और फिर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि जिस राष्ट्र का भविष्य निर्धारित हो रहा है वो व्यक्ति ही यहां पर नहीं है। और पुतिन ने जाते जाते यह भी कह दिया कि अगले वक्त हम लोग मॉस्को के अंदर मुलाकात करेंगे, मतलब इनविटेशन भी एक दे दी गई। और यह बातचीत का खुलासा होता है जिस समय एक फोन कॉल ज़ेलेंस्की को लगाया जाता है ट्रंप के द्वारा और यह कहा जाता है कि ट्रंप मेरे पास में आए थे और 2 जगहों की बात करके गए हैं, बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तो अब हो सकता है कि उसी समिट के अंदर ज़ेलेंस्की को भी बुलाया जाता और वहीं की वहीं फैसला हो जाता। ये फोन कॉल जो है वो मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के कहने पर यह जरूर हो सकता है कि यूक्रेन जो है उसको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएं और इकोनॉमिक बेनिफिट देने के साथ साथ उसको नाटो के अंदर शामिल किया जाए, तब जाकर यूक्रेन जो है वो मान सकता है और ये बात एंश्योर करे यूक्रेन कि आगे जाकर रशिया जो है वो हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा अगर हम लोग इन दोनों जो डोमांस्क एरिया है अगर इसको रशिया को देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रशिया आखिरकार इस एरिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बात है पैसे की, क्योंकि यहां पर जो कोल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यहां से निकलता है, साथ ही के अंदर यहां पर हैवी मशीनरी जो है वो भी यहां पर अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो रही है, उनके इंडस्ट्रीज। इसीलिए ये जो एरिया है ये इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट कर सकता है रशिया को। यहां पर जो रिसोर्सेज हैं, यहां पर जो मिनरल्स हैं, उनको एक्सक्लेवेट करके रशिया इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए सीधे तौर पर वो दिखाना चाहता है कि हम लोग यूएसएसआर को वापस से बनाना चाहेंगे, जैसे कि पुतिन ने कई बार अपने जितने भी स्पीच थे उसमें बताया है कि मैं यूएसएसआर को वापस बनाने के लिए तत्पर हूं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप लोग भी जो है वो यूएसएसआर को जरूर देखें। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा कि आप लोग आखिरकार फोकस को इंक्रीज करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हर चीज अच्छी है, आप जो भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जैसा भी आपका टारगेट है, कोई भी आप स्टडीज वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी चीज स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो बिना फोकस के वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमने कुछ साइंटिफिक टेक्निक जो है वो आप लोग के सामने रखी हैं। जैसे कल मैंने एक पोमोडोरो 2.0 एक टेक्निक आप लोग को बताई थी, कैसे आप अपने जो पढ़ने का या फिर किसी चीज को सीखने का एक जो टाइम टेबल है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं ऐसी टेक्निक जो है वो डेली 9 PM पर लाइव आप लोग के सामने लेकर आता हूं। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ये बड़ा गजब का था और आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।
जय हिंद।